क्या BLA ने बेरहम जंग का आगाज कर दिया है? रियासती पॉलिसी के जवाब में क्या जंग के पहले मरहले में डेथ स्क्वाड और उनके अहले खाना निशाना बनेंगे? क्या रियासती अराकीन पार्लिमान के हवाले से भी फ्रीडम फाइटर्स ने कोई पॉलिसी मुरतब दी है? इस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे नाकाम रियासत किसको कहते हैं। जी नाज़रीन, नाकाम रियासत के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या अब जंग सिर्फ सरहदों पर होगी? इस वक्त मुल्क की सरहदों पर ज्यादा खतरा है या दाखिली महाज पर? पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में लाशों का ढेर लग चुका है, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। फौज को बलूचिस्तान छोड़ने के मशवरे पर अमल करना चाहिए। अख्तर जान मेंगल के बाद अली अहमद कुर्द ने भी हालात को संगीन तरीन करार देते हुए अलहदगी की बात क्यों की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप भी करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दोनों सरहदों पर, बिलखुसूस दो सरहदों पर शदीद कशीदगी पाई जा रही है। एक ईरान के हवाले से कशीदगी है क्योंकि अमेरिका हमले की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल कर चुका है, और फिर दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा तो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? तो ऐसे इस तरह के सवाल जब आपके जहन में आए तो सब सोच लिया करें कि क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ नहीं बैठा? क्या इसराइल के साथ भी तो हम बैठे हैं ना, अमेरिका के कहने पर बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हैं ना। तो क्या यहाँ पर अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसकी वजूहात अहम क्या हो सकती है? एक तो अहम खतरनाक तरीन मामला ये हो सकता है कि जिस तरह 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद को इस्तेमाल करते हुए क्रूज फायर किए थे इब्तदा में, इसी तरह पाकिस्तान की जो समंदरी हुदूद हैं वो भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। और दूसरा खतरनाक बात यह है कि बलूचिस्तान के वो इलाके इंक्लूडिंग जैकबाबाद एयर बेसिस जो ईरान से मुत्तसिल हैं, तो ये भी जो है वो ज़मीनी हमले करने के लिए इन एयर या फ़िज़ाई हमलों के लिए इन एयर बेसिस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अमेरिका फ़िलहाल थोड़ा सा शायद तहम्मुल का मुजाहरा करे, क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान के बगराम एयर बेस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक शायद मुश्किल है। और बगराम एयर बेस के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 से जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल और ईरान वाली और फिर ईरान और अमेरिका वाली, उसके बाद से अगर हम देखें तो अगस्त 2025 से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 7 फिजाई हमले किए हैं, जिसमें कमोबेश 71 अफराद जाँ बहक और 200 से जायद लोग जख्मी हो चुके हैं। इनमें 1 दर्जन से जायद खवातीन और बच्चे हैं। तो इसके ये जो प्रेशर है ना, जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ये बगराम एयर बेस के लिए की जा रही, क्योंकि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त कांधा देता है अमेरिका को ईरान के खिलाफ तो फिर पाकिस्तान में के अंदरूनी मामला को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आपको याद होगा लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अख्तर जान मेंगल ने 1971 के अख्तियारात के हवाले से बात की थी कि जिस तरह उस वक्त रियासत ने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को कहा था, बंगालियों को कहा था कि इधर हम उधर तुम। तो अब भी वक्त है कि ये आप अख्तियार फिर इस्तेमाल करें और बलोचों को कहने कि इधर हम उधर तुम।
تو اس وقت ایک بڑا سا طوفان اٹھا تھا. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ علی احمد کرد جو نامور وکیل ہیں, جو وکلا تحریک کے ایک بہت بڑا نام تصور کیے جاتے ہیں, جن کی توسط سے یا ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے افتخار چودھری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے, تو اس علی احمد کرد نے بھی وہی موقف دہرایا ہے اور انہوں نے بلوچستان کو کے حالات کو انتہائی سنگین ترین قرار دیتے ہوئے فوج کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلوچستان سے نکل جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ علی احمد کرد نے بھی علیحدگی کی بات کر دی ہے, اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ اگر فوج پرامن طریقے سے بلوچستان سے چلی جاتی ہے تو کم سے کم پاکستان, یعنی باقی جو پاکستان بچے گا وہ اور بلوچستان ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہ سکیں گے. کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ اب بالکل علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ریاست نے جو انتہا کی ہے اس انتہا کے بعد اب باقی کچھ نہیں بچتا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بے رحم جنگ جس کا اعلان کل BLA کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے کیا تھا, اس کی حکمت عملی کیا ہے, اس کا پہلا فیز شروع ہو چکا ہے اور دوسرا فیز کیا ہو سکے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ناکام ریاست کس کو کہتے ہیں. کیا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو ہم ناکام ریاست کہہ سکتے ہیں؟ جی ناظرین, پاکستان کو ہم ناکام ریاست کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کبھی جمہوریت پوری طرح مکمل طور پر بحال ہوئی ہی نہیں. پاکستان میں آئین بنتے رہے, ٹوٹتے رہے, مسخ ہوتے رہے, سنگینوں کی نوک پر لٹکائے جاتے رہے, لانگ بوٹوں تلے ان کو رکھا جاتا رہا. لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی سیم پوزیشن ہے کہ ریاست آج بھی اس ملک کے جو سیاہ سفید ہے اس کی مالک بنی ہوئی ہے. ریاست سے مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہاں تک کہ اختیارات کی منتقلی, یہاں تک کہ اقتدار کی منتقلی, یہاں تک کہ کس کو کامیاب ہونا ہے کس کو ہارنا ہے, یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے. کون سی پالیسی بنے گی, کون سی پالیسی نہیں بنے گی, کس پالیسی کو کہاں چینج کرنا ہے, یہ بھی GHQ کا تھنک ٹینک ڈیسائیڈ کرتا ہے. پاکستان اس وقت 3 ممالک بشمول چین, سعودی عرب, متحدہ امارات کے قلیل المدتی قرضوں کی مد میں تقریباً $13 ارب کا مقروض ملک ہے. مجموعی قرض کا حجم اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش $138 ارب سے تجاوز کر چکا ہے, اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ $7 ارب قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے حوالے سے IMF کا وفد مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے. لگتا ہے کہ ہمارے پاس اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر ہم یہ قرض ادا کریں. اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے بہت بڑی, اس ملک کے عوام کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بنی ہوئی ہے, اور اس ملک کے عوام کے لیے اب یہ پاکستان لائبلٹی بنتا جا رہا ہے. قرض اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہمارے پاس سانس لینے کی بھی شاید جگہ نہیں بچی. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کے باوجود ملک کے داخلی حالات انتہا سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں. کوہاٹ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے DSP سمیت 5 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا, جن میں 4 پولیس اہلکاروں کو مارنے کے بعد گاڑی میں ڈال کر ان کو جلا دیا گیا. بھکر میں دیکھیں تو پولیس کے داجل چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا, جس میں 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا. افغانستان سے اگر ہم بات کریں تو ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پہلے میں آپ بتا دوں کہ شمال مغربی پاکستان میں منگل کے روز مشتبہ شدت پسندوں کی جانب سے پولیس کی گاڑیوں پر 2 حملوں میں کم از کم 5 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. تو ایک اور خطرناک بات سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ افغانستان سے وایا خیبر پختونخوا خودکش بمباروں کا, یا پھر یوں سمجھ لیں کہ تحریک طالبان افغانستان کے سوسائڈ بمبرز کا ایک بہت بڑا گروپ
वाया खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में दाखिल हो चुका है। और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब ज़ाहिर है कि इनमें से कुछ जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ रुकेंगे और कुछ फिर इस तरफ आएंगे। तो इस तरह जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके सामने रखा था कि BLA के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच ने बेरहम जंग का ऐलान किया था, या फिर जिस अंदाज में उन्होंने कहा था उसको ऐलान ही तस्वुर किया जाना चाहिए। 7 फौजियों के हवाले से BLA की तरफ से खामोशी छाई हुई है। इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार थे वो एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा इसके साथ ही BLA की तरफ से एक बेरहम जंग के आगाज़ का ऐलान करना ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक है। तो जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि पहले मरहले में जो बलूचिस्तान में वो लोग जो डेथ स्क्वाड जिसको कहा जाता है, जो रियासती सरपरस्ती में यूँ समझ लें कि सरकारी दहशतगर्द मौजूद हैं, जो न सिर्फ जो है वो जो BLA या BLF या किसी भी जंगजू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े अफराद के अहले खाना की निशानदेही करते हैं, बल्कि उनके लोगों को अगवा करते हैं, उनका कत्ल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिर्फ रियासती इमा पर, और उनसे कोई नहीं पूछ सकता। तो ऐसी सूरत हाल में BLA ने पहले मरहले में तो ये पॉलिसी अख्तियार की है कि जितने भी डेथ स्क्वाड के, अब ये डेथ स्क्वाड के कारिंदे कौन होते हैं ये मैं आपको एक मरतबा पहले भी बता चुका हूँ। ये डेथ स्क्वाड के कारिंदे वो होते हैं जो पहले किसी न किसी जंगजू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, यानी पहले ये सरमचार थे और फिर किसी न किसी प्रेशर की वजह से इन्होंने सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद अब ये रियासती टाउट्स या रियासती दलाल बन के काम कर रहे हैं और अपने ही लोगों की मुखबरियां करते हैं और फिर उन्हें मारते हैं और उनका कत्ल करते हैं, और जिस तरह का उनको कत्ल करने का दिया जाता है। तो इस हवाले से पिछले गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा होगा कि पंजगूर में 6 अफराद का कत्ल हुआ था, 6 अफराद को निशाना बनाया गया था। उसके हवाले से कई मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। एक तो जैशुल अदल उन्होंने दावा किया कि इन 6 अफराद को हमने मारा था, और उसके अलावा एक और दावा सामने आया अवामी मुज़ाहमती महाज का कि हमने इनको मारा है। और फिर जो अपना ईरानियन रिवोल्यूशनरी आर्मी है उन्होंने भी क्लेम किया है कि ये 6 लोग हमने मारे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये इनका ताल्लुक डेथ स्क्वाड से था। और फिर ऐसा ही वाकया आज बुलेदा मीनाज में पेश आया है कि जहां एक घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, फायरिंग और मार्डर गोले फायर किए, जिसके नतीजे में घर में मौजूद खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मरने वालों में मुस्लिम वल्द 4 शंबे, मुल्ला यूसुफ वल्द मोहम्मद शरीफ, फजीला जोजा अब्दुल गफ्फार, गुलनाज बिनते अब्दुल गफ्फार, चंगेज़ वल्द अब्दुल गफ्फार, जहरा बिनते अब्दुल गफ्फार शामिल हैं, जबकि अब्दुल गफ्फार वल्द मोहम्मद, सारा बिनते अब्दुल गफ्फार, आयशा बिनते अब्दुल गफ्फार शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। उनको हॉस्पिटल में अब दाखिल किया जा चुका है, लेकिन मकामी ज़रा का कहना है कि अब्दुल हमीद की शनाख्त इलाके में हुकूमत नवाज शख्सियत के तौर पर की जाती थी। इसके अलावा भी आज डेथ स्क्वाड के एक और कारिंदे के ठिकाने पर भी बड़ा हमला हुआ है और उसमें कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। तो इस तरह इससे हटकर अगर हम बात करें तो पंजगूर में बलोच नौजवान हैं पाकिस्तानी फौज के हाथों कत्ल हुए हैं, और उन्होंने पंजगूर से 3 भाइयों समेत 5 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया था, जिनमें अवैस अहमद को जख्मी करके साथ ले गए थे। अब उसकी लाश फेंक दी गई है, जबकि दीगर भाई अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में हैं। किला सैफुल्ला से 2
2 रोज कबल लापता होने वाले शख्स की लाश बरामद हुई जिसकी शनाख्त अब्दुल समद के नाम से हुई है और केच के मरकजी शहर तुर्बत के इलाके आपसर में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त कासिम वल्द नूर बख्श के नाम से हुई है जिनका बुनियादी ताल्लुक कोलवा से बताया जा रहा है। और फिर अभी इतलात मौसूल हुई हैं कि बलूचिस्तान चमन मौलवी सलाहुद्दीन मदरसा चमन टाउन के करीब एक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर जो है वो घातक हमला किया जिसमें 3 एहलकारों के हलाक होने की इतलात हैं और एक जख्मी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंध के एक नौजवान है रियाज अहमद शर जिसको बलूचिस्तान के इलाके खुशदार से अगवा किया गया है। फैमिली ज़रा के मुताबिक रियाज अहमद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के तौर पर प्राइवेट मुलाजमत कर रहा था। तो इसी तरह अगर हम जबरी गुमशुदगियों की बात करते हैं तो फिर आपको याद होगा कि जनवरी 2026 में सरफराज बुगटी ने एक बयान दिया था कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसी के साथ ही आपको याद होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2025 भी मंजूर करते हुए बलूचिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को कर दिया गया था। उनको गिरफ्तारियों के मावराए अदालत कत्ताल के हवाले से बेतहाशा अख्तियारात दे दिए गए थे। उनको अपने जेल बनाने तक के अख्तियारात थे और खुफिया जो प्रोसिक्यूशन है उसके जो खुफिया अदालतों के क़याम के हवाले से भी अख्तियारात दे दिए गए थे। लेकिन जो ये चुनतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी है उसके इस ऐलान के बाद 2026 के पहले 2 माह में इस वक्त तक मिसिंग पर्सन्स की तादाद 200 से तजावुज़ कर चुकी है। जी नाज़रीन, 200 अफराद जो है वो जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुके हैं। अब आज के दिन की अगर हम बात करें तो फिर 2 सरकारी मुलाजमीन और 3 भाई लापता हुए हैं। पंजगुर फ्रंटियर कोर, FC काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट CTD और इंटेलिजेंस एजेंसीज के डेथ स्क्वाड के हमरा खुदाबाद पंजगुर में घर पर छापा मारा। ऑपरेशन के दौरान 3 भाइयों और उनके भतीजे को उनके घर से जबरदस्ती उठा लिया गया जिनकी शनाख्त अवैस अहमद वल्द मोहम्मद यार और इसके अलावा अपना एक तालिब इल्म है बख्तियार वल्द मोहम्मद हसन और पुलिस कांस्टेबल हैं और इरफान वल्द मोहम्मद हसन महकमा जंगलात के मुलाजिम हैं। बिलाल वल्द मोहम्मद हुसैन ये भी पुलिस कांस्टेबल हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन इस तरह ये गुमशुदगियाँ हुई हैं। इसके अलावा पंजगुर के इलाके खुदाबाद से एक शहरी को मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया है। मकामी ज़रा का कहना है कि उसकी शनाख्त हसन वल्द खलील के नाम से हुई। हब चौकी से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया जबकि कोयटा डगारी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और क्वाड काप्टर का इस्तेमाल हुआ है और इसमें 3 अफराद जो है वो जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए हैं। यह है बलूचिस्तान की सूरत हाल। तो जिस तरह मैंने बात की, ठीक है, BLA ने जो बेरहम जंग का आगाज किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अब हम कितना इंतजार करेंगे कि हमारे बेटे और हमारी बेटियों की जबरी गुमशुदगियां होती रहें, उनको उठाया जाता रहे। तो इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि इसके साथ ही जिस तरह डेथ स्क्वाड है, डेथ स्क्वाड का मामला पहले मरहले में क्लियर किया जाएगा ताकि जो मुखबरी के मामलात हैं उसको ख़त्म किया जा सके और उसके बाद जो है वो मुबैना तौर पर बलूचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली और सेनेट से जुड़े वो लोग बिलखुसूस जिनको जो जुड़े हुए हैं, जिनको रियासती हिमायत हासिल है, उनकी एक फहरिस्त मुरतब की है। मेरी इतलात हैं, मैं आई एम नॉट श्योर। और अगला निशाना वो बनेंगे और ये इज्तिमाई नहीं होगा, ये इनफरादी होगा और ये कार्रवाइयाँ बड़ी घातक होंगी। और अब जिस तरह बशीर ज़ैब ने कहा था कि अब यूँ समझ लें कि बलूचिस्तान का मामला हतमी मरहले में दाखिल हुआ चाहता है। जिस तरह आपको याद होगा कि रमज़ान से पहले मैंने कहा था कि रमज़ान शरीफ का दूसरा आशरा बड़ा ख़तरनाक हो सकता है और इस वक्त के हालात इस वक्त बड़ी तेज़ी से उसी तरफ जा रहे हैं जिसका मैंने जिक्र किया था।
لیکن جاتے جاتے میں ایک بار پھر علی احمد کرد اور اختر جان مینگل کے موقف کے حوالے سے بات کروں گا کہ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ اگر ساتھ نہیں چل سکتے تو بجائے اس کے کہ لڑ کر الگ ہوں، بہتری اسی میں ہے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کو گلے لگا کر کیوں نہ الوداع کہا جائے، تاکہ پھر ملاقاتوں اور محبتوں کے سلسلے جاری رہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔